हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं एनएमआर का। तो लास्ट लेक्चर है उसमें अपन ने स्टडी किया था एब्जॉर्प्शन के बारे में कि एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रा आप कैसे कौन कौन सा आपके पास मेथड है जिससे आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्राप्त कर सकते हो, है ना। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो एनएमआर का अभी तक के जितने भी लेक्चर अपन ने स्टडी किए हैं एनएमआर के, वो लेक्चर सभी फिजिकल एक्सपेक्ट थे आपके एनएमआर के, है ना। मतलब यूँ कह दो कि एनएमआर के मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में आप एनएमआर पढ़ रहे थे एक तरह से, कि फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, प्रिसीजन कैसे होता है ना। जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी वो किस पे डिपेंड करती है। तो वो बेसिक था जो आपको अब आगे के जो टॉपिक है उनको समझने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट अब जो अपन टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक ज़्यादातर आपके अब किसके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मतलब क्या है कि एनएमआर का एक प्रॉपर यूज़ क्या है। तो एनएमआर का प्रॉपर यूज़ है कि आपके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर, है ना, उनके उनमें कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एनएमआर का यूज़ करते हैं। मतलब एनएमआर की हेल्प से अपन क्या करते हैं, ग्राफ्स या फिर आपके पास जो स्पेक्ट्रा निकालते हैं और उस स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं, और उसकी स्टडी से पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, मॉलिक्यूल का उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है अपन को। तो मेन काम यही है, अपना एनएमआर का यूज़ यही होता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपके इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन एनएमआर स्पेक्ट्रा। मतलब आप जो एनएमआर स्पेक्ट्रा निकालते हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो निकालते हो, उस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। अब इन्वायरमेंट का मतलब क्या है उसका पहले अपन समझेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें तो मैं यहाँ पे बात करूंगा H1 NMR की, ठीक है। H1 NMR या आप इसको क्या बोलते हो, PMR भी बोलते हो आप इसको, है ना। H1 NMR मतलब ये किसका NMR होगा, हाइड्रोजन का, है ना। अपन किसका NMR निकालेंगे, देखो आपके पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसका जो बेसिक कंपोनेंट अपन बात करें तो दो होते हैं, एक तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें आपके पास हाइड्रोजन तो होता ही होता है ना। उसका बेसिक कंपोनेंट है वो, या बेसिक एलिमेंट है वो। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको किसी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना है या मॉलिक्यूल की कंपोजिशन आपको पता करनी है, तो आप किसका एनएमआर निकालो, हाइड्रोजन का एनएमआर निकालो। मतलब अपन ये चेक करेंगे कि इसमें जो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं रेडिएशन का, है ना। तो उससे अपन जो एनएमआर निकालते हैं उससे जो अपन को ग्राफ मिलता है, उस ग्राफ की आप स्टडी करके क्या कर सकते हो, उस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये एक तरीका है ना। और ये सबसे पहला तरीका या सिंपल वे, सबसे सिंपल तरीका है कि आप क्या निकालो, H1 NMR या PMR आप आइडेंटिफाई कर लो, है ना। PMR बोलते हैं जिसको अपन, जब अपन किसके स्पेक्ट्रा निकालते हैं, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा निकालते हैं। अब यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं, देखो तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बेसिक सा अपन हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। और हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन ये होता है कि यहाँ पे जो H1 होता है, हाइड्रोजन जिसको अपन बोलते हैं H1, है ना, ये हाइड्रोजन क्या होता है, एनएमआर एक्टिव होता है। दिस हाइड्रोजन इज एनएमआर एक्टिव। मतलब यह है कि इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो कितना होता है, हाफ होता है। और आप इसके एमआई की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ आएगी ये वैल्यू, ठीक है। बट इसका ही जो एनएमआर का जो होता है ड्यूटेरियम होता है, जिसको अपन ड्यूटेरियम बोलते हैं, है ना। H2 होता है जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। ये एनएमआर क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको हाइड्रोजन के बारे में रखनी है कि एक आइसोटोप कौन सा है, इसका H1 है, और दूसरा कौन है, H2 है ना, जिसको अपन ड्यूटेरियम बोलते हैं। तो ये जो इसका आइसोटोप होता है ये एनएमआर इनएक्टिव होता है। तो ये बात बाद में अपन को ध्यान में रखनी है, आगे जब अपन और टॉपिक में पढ़ेंगे तो इसका यूज करेंगे कि जो H1 होता है वो तो एनएमआर एक्टिव होता है और ड्यूटेरियम एनएमआर इनएक्टिव होता है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपन को रखनी है किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। तो ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं यहाँ पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन एनएमआर स्पेक्ट्रा। क्या दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर ही मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपके जो सिलेबस में लिख रखा है केमिकल शिफ्ट, है ना। एक टॉपिक है केमिकल शिफ्ट और एक है स्पिन स्प्लिटिंग। ये दो टाइप के जो टॉपिक लिख रखे हैं वो इसके ही पार्ट हैं एक तरह से, है ना, इसके अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा एज्यूम करते हैं, थोड़ा इमेजिन करते हैं कि सबसे पहले अपन एनएमआर फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर यूं कह लो कि H1 NMR या फिर PMR फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, इथाइल अल्कोहल का। देखो इथाइल अल्कोहल बहुत ही बेसिक सा कंपाउंड है। तो बेसिक से सबसे पहला जो एनएमआर अपन फाइंड आउट कर रहे हैं या एनएमआर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एथिल अल्कोहल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये एथिल अल्कोहल का मैंने क्या बनाया है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया है।
और ये 3D स्ट्रक्चर बनाया मैंने इसका, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि इसमें एब्जॉर्प्शन किस प्रकार कैसे होगा, किस टाइप से एब्जॉर्प्शन होगा। तो मैंने 3D स्ट्रक्चर बना दिया इसका। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। तो आपके यहाँ पर जो इथाइल अल्कोहल में जो कार्बन होता है वो sp3 होता है और ऑक्सीजन में क्या होता है, sp3 होता है। इसका मतलब है sp3 कार्बन और sp3 ऑक्सीजन है, तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तब स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये भी टेट्राहेड्रल शेप होगी इसकी भी, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे, है ना, टेट्राहेड्रल शेप में। उसी तरह से यहाँ से इस पर भी हाइड्रोजन और जितने भी बॉन्ड होंगे टेट्राहेड्रल शेप होगी, और यहाँ पर भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा ऑक्सीजन का भी। ऑक्सीजन के यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मैंने पूरे अभी ड्रॉ नहीं किए हैं, अगर आप इनको ड्रॉ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा ये भी टेट्राहेड्रल में ही आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, है ना। इस कार्बन का भी टेट्राहेड्रल और ऑक्सीजन से भी जो भी बॉन्ड बनेंगे वो सब टेट्राहेड्रल में बनेंगे। अब मैं लेटेस्ट एज्यूम कर लेता हूं यहाँ पर कि ये जितने भी हाइड्रोजन हैं इनके जो न्यूक्लियस हैं उनका जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये सारी कंडीशन, है ना। ऐसा जरूरी नहीं हो, अभी तो एक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करें, और अगर एक छोटा सा सैंपल ऐसे हो तो उसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बट एक मॉलिक्यूल का मैं एज्यूम कर रहा हूँ उसके जो हाइड्रोजन हैं इनका क्या जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या हो जाना चाहिए। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हाइड्रोजन का तो अपवर्ड और कुछ का डाउनवर्ड भी हो सकता है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है, पर अभी अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, अभी एज्यूम कर रहे हैं। जैसे ही अब आप क्या करोगे, इस मॉलिक्यूल को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, क्या होने वाला आप अच्छे से जानते हो कि जो न्यूक्लियस है वो क्या विद द फील्ड अरेंज हो जाएंगे, है ना। हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है, मैं अभी कार्बन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पीएमआर की बात कर रहा हूँ, इसलिए अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओनली न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये जो न्यूक्लियस हैं वो विद द फील्ड अरेंज हो जाएंगे। अब देखो फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ विद द फील्ड हो, कुछ अगेंस्ट द फील्ड हो, मतलब कुछ लोअर एनर्जी में हो, कुछ हायर एनर्जी में हो, बट अभी अपन मैं मान के चल रहा हूँ, एज्यूम कर लिया है कि ये सब क्या हो जाएंगे, जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी 6 हाइड्रोजन है इनके जो न्यूक्लियस है, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे विद द फील्ड हो जाएंगे, मतलब लोअर एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है। अब लोअर एनर्जी में आने के बाद अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करूं, कौन से मेथड से करता हूं, तो मैं ले लेता हूं फील्ड स्वीप मेथड, है ना। लीनियर स्वीप मेथड यूज नहीं कर रहा हूं मैं, फील्ड स्वीप मेथड। फील्ड स्वीप मेथड में क्या होता है कि अपन एक्सटर्नल जो रेडिएशन है, जो रेडिएशन अपन आपतित करते हैं, रेडिएशन जो देते हैं वो तो फिक्स कर देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देते हैं। तो मैं फील्ड स्वीप मेथड का यूज करके यहाँ पे स्पेक्ट्रा निकालता हूँ। तो कैसा आना चाहिए, है ना, एक्सपेक्टेड बात करते हैं भाई, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आपके पास जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसे आना चाहिए। यहाँ पर मैंने ले लिया H0 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर मैंने कहा था कि अपन क्या लेंगे, इंटेंसिटी ले लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड ग्राफ कैसा आना चाहिए था, तो सिंपल सी बात है कि सभी जो है ये हाइड्रोजन है, इसके न्यूक्लियस विद द फील्ड है, मतलब लोअर एनर्जी लेवल में। जैसे ही इनकी प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी, एब्जॉर्प्शन होगा, और क्या होगा, ये फ्लिप कर जाएंगे, है ना, अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलनी चाहिए थी, एक इंस्टेंट पिक, इस तरह की इंस्टेंट पिक आपको मिलनी चाहिए, है ना। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है भाई, यही तो होगा, आप भी सोच के देखो यही होगा। अगर ये सब विद द फील्ड हैं और एक साथ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, तो जो ग्राफ आएगा आपके एनएमआर का या पीएमआर का जो ग्राफ आएगा उसमें आपको इंटेंस पीक मिलेगी, है ना, एक अच्छी खासी पीक मिलेगी जिसकी इंटेंस पीक होगी। ऐसा आना चाहिए क्योंकि इस पॉइंट पर आके एब्जॉर्प्शन हो गया, है ना, इस सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर, इस सर्टेन आपके मैग्नेटिक फील्ड पर आके क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। बट अगर आप रियल में इस ग्राफ को देखोगे, है ना, इस पीएमआर के ग्राफ को अगर रियल में देखें, अगर प्रैक्टिकल इसका मैं निकालूं और यहां पर अगर मैं देखता हूं इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि आपको अलग अलग 3 पीक मिलेंगी, इस तरह की क्या मिलेंगी, 3 पीक। अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ ये लो रेजोल्यूशन ग्राफ है, ठीक है, लो रेजोल्यूशन ग्राफ। अब इसका क्या मतलब है, 2 टाइप के ग्राफ होते हैं, लो रेजोल्यूशन ग्राफ और हाई रेजोल्यूशन। मतलब आप भी जानते हो कुछ स्क्रीन होती है जिसका लो रेजोल्यूशन होता है, किसको हाई होता है। मतलब ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देगा, है ना,
और इसके बारे में आगे भी बात करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लो रेजोल्यूशन ग्राफ एंड हाई रेजोल्यूशन ग्राफ। तो एक्सपेक्टेड ऐसा होना चाहिए था, पर रियलिटी क्या होती है, ये होती है कि आप जब एथाइल अल्कोहल का निकालोगे तो आपको 3 अलग अलग क्या मिलती है, पीक मिलती है। तो ये कैसे हो गया, अब सब है तो हाइड्रोजन ही, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, मतलब 6 के 6 आपके जो न्यूक्लियस है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पीएमआर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, अपन पीएमआर की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कार्बन ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। तो 6 के 6 हाइड्रोजन है, अब 6 ने 6 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कि इनका एब्जॉर्प्शन भी सर्टेन रेडिएशन का ही होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 आपको डिफरेंट डिफरेंट पीक मिल रही है। तो इस 3 डिफरेंट डिफरेंट पीक का कारण क्या है, तो इस 3 डिफरेंट डिफरेंट पीक का ये कारण है क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है ना, यहाँ पर जो हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट है, और इस डिफरेंट इन्वायरमेंट की वजह से ही आपको ये 3 अलग अलग पीक्स मिल रही है। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब यहां पर अपन बात करें, थोड़ा सा यहां पर अपन आ जाते हैं इस स्ट्रक्चर पर। तो देखो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो इसका एनवायरनमेंट अलग है। यहां पर ये जो 2 हाइड्रोजन है इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, पर ये ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन से क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि ये इस कार्बन से कनेक्टेड है। और यहां पर ये जो तीनों हाइड्रोजन है इन तीनों का एनवायरनमेंट सेम है, बट ये इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए ये इनका एनवायरनमेंट इस वाले कार्बन वाला हाइड्रोजन और इस वाले ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन से क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये 3 डिफरेंट डिफरेंट पीक मिल रही है ना, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से। यहां पर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन किससे, एक कार्बन से कनेक्टेड है, यहां पर 3 हाइड्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो इन हाइड्रोजन्स का एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट है, मतलब इन तीनों का सेम है ना, इन तीनों का एनवायरनमेंट सेम है, बट इन दोनों से तो डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे बनती है। अब ये इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, अपन अच्छे से जानते हैं, तो वो किस पर इफेक्ट करेगा, इस बॉन्ड पे इफेक्ट करेगा, और इस बॉन्ड पे इफेक्ट करेगा, इसलिए क्या होगा, इसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई नहीं होती है। अब यहाँ पर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन ही कनेक्टेड है ना, तो रिपल्शन का फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है, और यहाँ पे कितने 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी रिपल्शन का अलग अलग फैक्टर, रिपल्शन अट्रैक्शन का फैक्टर काम करेगा। तो बहुत सारे ऐसे छोटी मोटी चीजें हैं जिससे ये हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट पे क्या होता है, इफेक्ट होता है, और हाइड्रोजन अलग अलग टाइप से एब्जॉर्प्शन करता है ना। अब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पे इफेक्ट होगा, मतलब सीधा, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का जो एब्जॉर्प्शन है रेडिएशन का वो भी अलग अलग होगा, इसलिए आपको क्या मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पिक्स मिलती है। ठीक है, तो इस कारण से होता है। अब यहाँ पे अपन बात करें कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट 2 टाइप का, तो मतलब इसको 2 टाइप में इन्वायरमेंटल इफेक्ट को क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया। एक तो होता है केमिकल शिफ्ट, है ना। फर्स्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट अपन स्टडी करते हैं किस वे में, केमिकल शिफ्ट, जो आपके सिलेबस में क्लियरली टॉपिक भी दे रखा है। और सेकंड होता है स्पिन स्प्लिटिंग, है ना। तो 2 टाइप का आपके पास क्या होता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है। तो इस इन्वायरमेंटल इफेक्ट को अपन कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल शिफ्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पिन स्प्लिटिंग, इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये अलग अलग पीक मिलने का रीजन क्या है, अलग अलग पीक मिलने का रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन एनएमआर स्पेक्ट्रा। तो आगे जो केमिकल शिफ्ट जो है एंड स्पिन स्प्लिटिंग के डिस्कशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।